पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था व्यंजन और उसके भेद। यह व्यंजन के भेद में देखे थे, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। पहला होता है आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न उसे कहते हैं जिसमें ध्वनि उत्पन्न होने से पहले वागेंद्रिय की क्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। दूसरा बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न ध्वनि उत्पन्न होने की अंत की क्रिया को क्या कहा जाता है? बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? 3। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन। ठीक है, उसमें हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन कल देख चुके थे। आज देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, आज क्या देखेंगे? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होती है उसे क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच होती है उसको क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। य, र, ल और व। य, र, ल और व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अगला यह है य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय ध्वनि कभी स्वर तो कभी व्यंजन की तरह होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर किसे कहा जाता है? य और व को। ठीक है, र को लुंठित या प्रंकपित ध्वनि भी कहते हैं। र को क्या कहते हैं? लुंठित या प्रंकपित ध्वनि कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क का स्पर्श करता है। ये जो जीभ है वो तालु के ऊपर में रहता है, उससे क्या करता है? जैसे र का उच्चारण करेंगे तो क्या करता है? जीभ जो है तालु से लुढ़क कर स्पर्श करता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? लुंठित ध्वनि। ठीक है, ल को पार्श्विक ध्वनि भी कहा जाता है। ल को पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व यानी बगल से, पार्श्व का मतलब क्या होता है? बगल से निकल जाती है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? पार्श्विक ध्वनि। ठीक है, किसको पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है? ल को। य और वो क्या है? अर्ध स्वर है। र क्या है? लुंठित ध्वनि है। ल क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अगला है तीसरा क्या था? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और गर्मी पैदा करे उसे क्या कहा जाता है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। श और ह क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अभी लिखना भूल गए थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या देखेंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आ जाए उसे क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठता है और मूर्धा का स्पर्श करता है और फिर झटके के साथ नीचे आ जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। ढ और ध। इसका उच्चारण मूर्धा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मूर्धा के द्वारा होता है। इसको मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, इनके उच्चारण के लिए अक्षर के नीचे बिंदी लगा दी जाती है, जैसे सड़क, गढ़, चढ़। ये सब क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन ये जो है
ये हिंदी द्वारा बनाया गया व्यंजन है, ये संस्कृत वर्णमाला में नहीं है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। यस, उसको संयुक्त अक्षर भी कहा जाता है। जब दो या अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं रहता है तब उसको संयोगी या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसका मतलब होता है दो व्यंजनों के संयोग को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। उदाहरण के लिए अश्म, अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तब वो क्या कहलाता है? द्वित्व कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वित्व। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ लिख दिए हैं। जैसे ये सच्चा अन्न, ये क्या है? जब ये व्यंजन जो है ये च भी व्यंजन है और ये पूरा च भी क्या है? व्यंजन है। वैसे ही इस अन्न में भी है, जो न जो है दो व्यंजनों का मेल हो गया, इसलिए ये क्या हो गया? द्वितीय व्यंजन हो गया है। ठीक है।